अभी रिसेंटली आपको पता चला कि यूएस और इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर। बट हम हमेशा देखते हैं कि ईरान हमेशा एक आइसोलेटेड सिचुएशन में रहता है। क्या रिलीजन उसके पीछे रीज़न है या फिर कुछ और फैक्टर्स है जिसकी वजह से मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है वो रीशेप होती है या फिर डिफरेंट तरीके से चलती है ईरान के साथ? तो लेट अंडरस्टैंड एट प्रेप एल्पाइन। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का एंड वेलकम बैक टू प्रेप एल्पाइन, योर ओन नेक्स्ट जनरेशन यूपीएससी प्लेटफॉर्म। तो आज हम जियोपॉलिटिक्स में बिल्कुल अभी हॉट टॉपिक जो चल रहा है ईरान, यूएस, इजराइल और कैसे मिडल ईस्ट का उसके साथ इन्वॉल्वमेंट है, क्या रिलीजन यहाँ पे रोल प्ले करता है या फिर कुछ और फैक्टर्स है, सभी समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, भी हम मिडल ईस्ट को देखते हैं तो कुछ नाम या फिर कुछ आइडेंटिटीज हमारे सामने आती हैं, लाइक शिया सुन्नी, उसी के साथ अरब वर्सेस पर्शियन या फिर वेस्ट वर्सेस इस्लाम। बट रियलिटी इससे बहुत अलग है और रियलिटी को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में वापस जाना होगा इन 1979। अभी जो आप देख रहे हैं रिसेंटली 2026 में कि यूएस और ईरान के बीच में हमेशा ही टेंशन्स रहती है, बट 1979 से पहले ऐसा नहीं था। ईरान एक एलाय हुआ करता था यूएस का। तो क्या चेंजेस आए, क्यों बदलाव आए, ये समझते हैं। तो 1979 के बाद आया इस्लामिक रेवोल्यूशन, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब ईरान ने वार्निंग दिया था यूएस को कि अगर ईरान के ऊपर अटैक किया गया तो ईरान भी रिटेलिएट करेगा। तो उस टाइम भी हमने इस्लामिक रेवोल्यूशन के बारे में समझा था, वो वीडियो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी हम समझते हैं कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जो रिजाइम था ईरान का वो रीबिल्ड हुआ, एक डिफरेंट स्टेट को आइडेंटिटी मिली और 3 पिलर्स के ऊपर फिर ईरान बिल्डअप हुआ। और वो 3 पिलर्स क्या थे? फर्स्ट, एंटी वेस्टर्न आइडेंटिटी ईरान को मिली थी। सेकेंड, रिजेक्शन ऑफ इजराइल एंड थर्ड, शिया पॉलिटिकल थियोलॉजी। अभी तक जो हॉस्टिलिटीज हुआ करती थी वो अब कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं बन रही थी, ये एक स्टेट का डॉक्ट्राइन बन चुका था। और उसी के साथ आप कैसे समझेंगे कि एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम ही किसी कंट्री का रीराइट कर दिया गया था, मतलब दोबारा नए तरीके से लिख दिया गया था। अब थोड़ा सा डेमोग्राफिक रियलिटी के बारे में समझते हैं, जो टर्म्स हमने पहले भी पढ़े, दैट इज अबाउट शिया एंड सुन्नी कम्युनिटी। ठीक है, तो अगर हम ग्लोबली देखें तो 85% टू 90% मुस्लिम्स जो हैं वो सुन्नी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और सिर्फ 10 से 15% शिया मुस्लिम्स हैं। उसी के साथ अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान में 90% शिया कम्युनिटी रहती है। तो यहाँ पे अब क्या देखेंगे कि अगर ईरान में 90% शिया कम्युनिटी रह रही है तो जो अरब स्टेट्स है वहां पे कौन है? तो दे आर सुन्नी मेजोरिटी स्टेट्स। हम मिडिल ईस्ट को एक ज्योग्राफिकल लोकेशन की तरह नहीं देखते हैं, हम उसको एज चेस बोर्ड देखेंगे। ठीक है, जिसमें अगर मान लीजिए एक शिया पावर पोजीशन करेगा अपने आप को एज अ आइडियोलॉजिकल लीडर, तो ऑब्वियसली बात है कि नेचुरली सुन्नी लीडर्स भी अपने आप को पोजीशन करेंगे और उसी के साथ नेचुरली रिस्पोंड करेंगे। ये सिर्फ थियोलॉजी की बात नहीं है, दिस इज अबाउट अलायंसेस, इन्फ्लुएंसेस एंड सर्वाइवल। चलिए, अभी हमने इस्लामिक रेवोल्यूशन के बारे में तो पढ़ लिया, देख लिया कि 1979 तक क्या सिचुएशन थी। बट 1979 के बाद क्या हुआ? ईरान ने अपने आप को इंस्टीट्यूशनलाइज किया इन अ थिंग दैट इज कॉल्ड विलायत फकीह। और इस सिस्टम में क्या था कि ईरान के या फिर मान लीजिए किसी भी स्टेट के जो सुप्रीम लीडर हैं वो एज अ क्लैरिक वर्क करते हैं, मतलब कि जो टॉप ऑफ द स्टेट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अपनी पोजीशन को हेल्ड करते हैं। और अभी तक रिलीजन जो सिर्फ लोग फॉलो करते थे वो अब इन्फ्लुएंशियल नहीं रहा है, वो अब डायरेक्टली एम्बेड हो चुका है इन गवर्नेंस। तो अब आप समझेंगे कि रिलीजन का कितना बड़ा रोल है ईरान की गवर्नेंस में। और हमने अभी क्या डिस्कस किया कि 90% शिया कम्युनिटी ईरान में रहती है। बट जब हम सुन्नी स्टेट्स को देखते हैं तो कोई भी सुन्नी स्टेट इस तरीके का मॉडल फॉलो नहीं करता है जैसा ईरान मेजोरिटी ऑफ शिया रिलीजन फॉलो करते हैं। मोस्टली स्टेट्स अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को अपने पॉलिटिकल कंट्रोल से दूर रखते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ईरान एक अनदर मुस्लिम स्टेट नहीं है, वो अपनी अलग आइडेंटिटी रखता है। अब बात ये आई कि जब पहले ही सुन्नी मेजोरिटी कम्युनिटी डिफरेंट अरब स्टेट्स में है और शिया कम्युनिटी पहले ही ग्लोबली बहुत कम है, तो यहाँ पे ईरान अपने आप को एज स्टैंड अलोन देखता है या फिर उन स्टेट्स को सपोर्ट करता है जहाँ पे शिया कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती है। इसी वजह से ईरान सपोर्ट करता है
इराक को, लेबनान को, यमन को एंड सीरिया को, और वो अपने आप को देखता है एज अ लीडर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट सुन्नी कम्युनिटी। अब ईरान को साइड में रखेंगे और अब आप देखेंगे अरब स्टेट्स के बारे में, क्योंकि उनके लिए कोई थियोलॉजी नहीं है, उनके लिए ये एज लेजिटिमेट चैलेंज है जिनको उन्हें फेस करना है और उसके लिए रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि अब बात है कि ये चीज़ें एक पावर चैलेंज बन चुकी है और लोग इसको मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, क्योंकि अब ये शिया सुन्नी के बारे में नहीं है, ये रीजनल लीडरशिप की बात है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जो यूएस है वो हमेशा ईरान से ही क्यों टकरा रहा है, क्योंकि मोस्टली अरब स्टेट जो सुन्नी मेजॉरिटी कम्युनिटी में है वो हमेशा वॉशिंगटन को सपोर्ट करते हैं, नॉट इन अ एक्टिव मोड बट क्वाइटली वो वॉशिंगटन को सपोर्ट कर ही रहे होते हैं। इसी वजह से, क्योंकि यूएस उनको आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, उनकी उसी के साथ उनके रिजाइम के सर्वाइवल के लिए उन्हें सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी देता है, गारंटी करता है सिक्योरिटी को, और उसी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। और उसी के साथ कुछ डीपर लेयर हमको यहाँ पे समझनी ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि ईरान एक अरब कंट्री नहीं है, ईरान इज़ पर्शियन। दूसरा, ये जो लैंग्वेज बोलता है वो लैंग्वेज है फारसी, और उसी के साथ ईरान एक डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन आइडेंटिटी को भी कैरी करता है। सिर्फ रिलीजियस डिवाइड की ही यहाँ पे क्यों बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे तो और भी कुछ पुराना है, डेट इज पर्शियन वर्सेस अरब रियलिटी, ठीक है। तो उसी के साथ तीन चीज़ें और ऐड हो जाती है जो इस सिचुएशन को और क्रिटिकल बना देती है, डेट इज फर्स्ट रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल थियोलॉजी, सेकेंड रीजनल पावर कॉम्पिटिशन जो अभी हमने डिस्कस किया, एंड थर्ड रिजाइम सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज। अगर हम अभी मिडल ईस्ट को देखें तो आपको वहाँ पे कोई भी रिलीजियस वोट जैसा कुछ नहीं दिखाई देगा, बट हाई स्टेक कॉन्टेस्ट रहेगा कि क्या रीजन में ऑर्डर रह रहा है, मतलब कि कौन सुप्रीम दिख सकता है, जहाँ पे रिलीजन को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं किया जाता है। और इसी वजह से इजराइल और यूएस मिडल ईस्ट के साथ एक इक्वेशन में आते हैं बट ईरान के साथ नहीं आ पाते हैं। तो रियल कॉन्टेस्ट जो है वो अभी इंट्रा रीजनल लीडरशिप का है। तो ईरान, यूएस, इजराइल, मिडल ईस्ट कैसे इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट आएगा वो सब हम प्रेप हेल्पलाइन चैनल पे समझेंगे, बट उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके फ्री स्टडी कंटेंट भी देख सकते हो और हमारी वेबसाइट पे जाके डिफरेंट ऑफर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।